हेलो एंड ग्रेट वेलकम। आज इस पॉलिटी की सीरीज में करती हूँ मैं आप सबका स्वागत। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्यारे से एजुकेशनल वीडियो को। तो आज मैं आपको बताऊंगी भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए कि हमारे संविधान को यहाँ पे अ, अगर बनाने की बात होती है तो सबसे पहले हम जो पितामह रहे, कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सबसे पहले हम उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि जनक जो होते हैं हमारे भारतीय संविधान के, उन्हीं को ही बोला जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो वो है इंडिया का। और अगर ये बात कही जाए कि दुनिया में सबसे पहले संविधान किस देश का लिखा गया, तो वो लिखा गया था यूएसए अमेरिका का। तो देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि विश्व के लगभग सभी देशों में लिखित संविधान के निर्माता संविधान की मौलिकता का दावा नहीं करते थे, लेकिन हमारे देश में इसे बनाया गया, लिखा गया। बाकी जो कंट्रीज थी उनकी ही तरह से यहाँ पे नागरिकों को अधिकार दिए गए। तो वही चीज है, देखिए यहाँ पे इट वॉज नॉट द purpose of our constitution makers to produce an original or unique constitution. What they wanted was good and workable one। एक तो ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी गई है डॉक्टर MP शर्मा जी के द्वारा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे कोई मौलिक संविधान बनाएंगे। मौलिक का मतलब होता है ओरिजिनल। क्योंकि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं से बोरो किया है, जो हमें अपने कंट्री के अकॉर्डिंग अच्छी लगी चीजें वो हमने ले ली, और जो नहीं लगी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डाली है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है। उसके बाद देखिए मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता है कि हमारा जो संविधान है ये बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। यहाँ पे तो संविधान जो होता है वो किसी भी देश की व्यवस्था का एक तरह से आत्मा होती है। संविधान में उस देश के शासन के स्वरूप में वर्णन किया जाता है। इसके साथ साथ अलग अलग जो शक्तियां होती हैं शासन की, उनके उत्तरदायित्व जो होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, ये भी बताई जाती है। तो संविधान में अधिकारों की भी मतलब राइट्स और ड्यूटीज इनकी भी व्यवस्था की जाती है। सरकार और नागरिकों के आपसी संबंधों को भी निर्धारित किया जाता है। तो इसके लिए किसी भी देश के वर्तमान संविधान की अगर हम बात करते हैं तो अतीत में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे यही चीज बताई हुई है। देखिए संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने तथा अपनाने अथवा वर्तमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए निर्वाचित किया जाता है। अगर हम अपने इंडिया की संविधान सभा की मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने संविधान लिखा। जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब ये संविधान सभा जो थी एक तरह से भंग कर दी गई थी, मीन्स इनकी ड्यूटी पूरी हो गई थी। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमने जो अपने फर्स्ट पेज में पढ़ा है, देन वी आर प्रोसीडिंग टू द सेकेंड पेज। तो ब्रिटिश शासन काल से ही देखिए भारतीय जनता जो थी अपना एक संविधान बनाने की मांग करती आ रही थी। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1922 के अंदर महात्मा गांधी जो होते हैं वो ये मांग करते हैं कि भारतीयों का जो भी राजनीतिक भाग्य है वो अ, खुद उनके लोगों के द्वारा ही एक तरह से बनाया जाएगा। तो इसके लिए देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो इसके लिए अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी आवाज उठाई गई थी। गांधी जी ने भी कहा था कि स्वराज, स्वराज मतलब खुद का शासन, कि हम अपना शासन भारतीय जो है वो खुद चलाएंगे, अंग्रेज जो है हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करेंगे। तो स्वराज अंग्रेजों का मुफ्त उपहार नहीं होगा, यह भारतवर्ष की पूर्ण अभिव्यक्ति है। मीन्स ये सबकी एक तरह से
चाहा कह सकते हैं कि ये सब बोल रहे हैं कि भारत जो है वो खुद स्वराज्य जो है वो खुद चलाएंगे। तो यह ठीक है कि इसकी अभिव्यक्ति संसद के एक कानून द्वारा होगी, किंतु यह भारतीयों की घोषित इच्छा का शिष्टाचार के नाते अनुमोदक मात्र होगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई हुई है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि 1923 में स्वराज दल जो होता है वो अस्तित्व में आता है, और 1924 में मोतीलाल नेहरू जो होते हैं वो केंद्रीय विधानसभा में प्रस्ताव जो होता है वो पारित करवाते हैं कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। इसके लिए एक गोलमेज सम्मेलन भी बुलाया जाता है। गोलमेज नाम से है क्योंकि ये सम्मेलन जो था वो एक गोल मतलब मेज के ऊपर किया गया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो होती है इस प्रस्ताव की ओर कोई ध्यान नहीं देती है। फिर हमें पता है कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है, और 1928 में साइमन कमीशन जो है ये भारत में आता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि इस कमीशन के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, और हर जगह भारतीयों के द्वारा नारे लगाए गए थे साइमन कमीशन गो बैक। और इसमें लाहौर अधिवेशन, अगर हम कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे विरोध जो है लीड किया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा, जिनको हम बोलते हैं पंजाब केसरी, उनके नेतृत्व में किया था। और जब वो इस तरह का संघर्ष कर रहे थे साइमन कमीशन गो बैक वाला, तो उस समय क्या होता है कि सैंडर्स जो होता है उनकी लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लोगन बोलते हैं अपनी डेथ से पहले कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील साबित होगी। और सच में उनकी ये भविष्यवाणी थोड़े समय के बाद सिद्ध भी हो जाती है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो है वो बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं, असेंबली में बम जो होता है उसको घेरते हैं। और भी बहुत सारे मतलब इस तरह के नेशनलिज्म जो होता है, मतलब अपने देश के प्रति जो प्यार होता है वो कहीं ना कहीं उभर रहा था, और संविधान की मांग जो थी वो बढ़ रही थी। तो यहाँ पे यही चीज बताई हुई है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। यह सभी भारतीयों द्वारा अपने देश के संविधान निर्माण की एक ऐतिहासिक सफलता थी, एक हिस्टोरिकल सक्सेस थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को भी स्वीकार नहीं किया था। और इसके बाद देखिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संविधान सभा बनाने का अधिकार हो, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उन्हें लाया जाए। तो कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में ये कहा था कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी वर्गों के लोगों की एक प्रतिनिधि सभा जो होती है वो बुलाई जानी चाहिए, सभी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, जिसमें सर्व सहमति से संविधान का निर्माण हो, वही संविधान सभा होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार इस प्रस्ताव को भी अ, स्वीकार नहीं करती है, और इस पे कांग्रेस ने 28 दिसंबर 1936 को फैजपुर अधिवेशन जो होता है वो पारित किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ भारतीय लोग ही उस संवैधानिक ढांचे को स्वीकार कर सकते हैं जिसका निर्माण उनके द्वारा हुआ है। ये चीज एक तरह से संविधान सभा के गठन के लिए है, और संविधान सभा क्या करेगी, वो बनाएगी देश के संविधान को, जिससे कि देश चलेगा। आज भी हम देख सकते हैं हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, मीन्स विभिन्नता है, लेकिन उसके बाद भी चीजें बहुत स्मूथली चलती हैं। रीजन बीइंग कि हमारे देश का संविधान जो है हमें इस विभिन्नता के बाद भी एक माला में पिरोए हुए हैं, मीन्स इस डाइवर्सिटी में भी हम अपनी यूनिटी को बरकरार रखे हुए हैं, वो भी किसके थ्रू, संविधान के थ्रू। तो कांग्रेस भारत में एक वास्तविक प्रजातांत्रिक शासन चाहती थी, जिसमें राजनीतिक सत्ता जो होती है वो समस्त जनता के हाथ में दी जाए,
और सरकार जनता के प्रभावशाली नियंत्रण में रहे, जैसा कि डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, प्रजातंत्र जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसा शासन व्यसन मताधिकार पर ही स्थापित किया जा सकता है। व्यसन मताधिकार मतलब जो 18 साल या उससे ऊपर के लोग हैं जो अपना वोट दे सकेंगे। तो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण की मांग को दोबारा से दोहराया और वयस्क मताधिकार के आधार पर एक निर्वाचित संविधान सभा को विचार करने के लिए प्रस्तुत किया, जो कि बाह्य हस्तक्षेप के, बाह्य मतलब ब्रिटिशर्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें ना हो। तो यहाँ पे देखिए 1 सितंबर 1939 को क्या होता है कि जर्मनी जो होता है, जर्मनी जहाँ पे हिटलर बहुत अहम रोल में होते हैं, वो अटैक कर देते हैं पोलैंड पर, जो कि एक कारण बन जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, दूसरे विश्व युद्ध का। तो इसमें ब्रिटिश सरकार जो होती है वो कांग्रेस से पूछे बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लेती है और इसका हर जगह पे विरोध किया जाता है। ब्रिटिश सरकार का हर जगह विरोध किया जाता है, जिसके कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल में जो भी लोग होते हैं वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं, अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्रों को उस तरफ भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये घोषणा करते हैं कि वास्तविक लोकतंत्रीय स्वतंत्रता के लिए संविधान सभा के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे बताई हुई है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कांग्रेस दो शर्तों पे सहमति प्रदान करती है कि भारतीय जो है वो विश्व युद्ध में उतरेंगे ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, लेकिन उनको हमारी जो शर्तें हैं, जो हमारी कंडीशंस हैं वो माननी पड़ेंगी। क्या है ये कंडीशंस देखते हैं। युद्ध के पश्चात भारत को अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा केंद्र में एक अस्थायी सरकार राज्य की स्थापना की जाए, जो कि केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाग लें। तो इस तरह देखिए इंग्लैंड में भी सत्ता परिवर्तन होता है, अलग पार्टी आ जाती है। तो लॉर्ड चैम्बरलेन के स्थान पर लॉर्ड चर्चिल जो होते हैं वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं और कांग्रेस की मांग के प्रति अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। और यहाँ पे देखिए उसके बाद आता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग की स्वीकृति कैसे दी गई थी। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए यद्यपि हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कांग्रेस की मांग की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब युद्ध की परिस्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ने लगी थी कि जब भारत का समर्थन लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो गया था, तो यहाँ पे उनकी मांग को एक तरह से मान लिया गया था। तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे और भारत के वॉइस रॉय लॉर्ड लिथगो जो है, उन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत करने का निर्देश दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस रॉय जिनका नाम है लॉर्ड लिन लिथगो। तो वॉइस रॉय ने अब भारतीय नेताओं से बातचीत करके एक घोषणा की थी, तो जिसको हम कह सकते हैं कि अगस्त पेशकश क्या है। देखिए अगस्त पेशकश, तो भारत के वाइस रॉय जो है लॉर्ड लिन लिथगो ने भारतीय नेताओं से बातचीत करके एक घोषणा की थी, जिसमें ये कहा गया था कि भारत को शीघ्र उपनिवेशिक जो होता है स्वराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। मीन्स डोमिनियन जो स्टेट होती है उसका स्टेटस मिल जाएगा, यानी पूरी तरह से तो वो स्वतंत्र नहीं होंगे, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा ब्रिटिशर्स का। तो भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश सरकार अपने उत्तरदायित्व को जो भारत की शांति और कल्याण से संबंधित होगा किसी ऐसे वर्ग को सौंपेगी जिसकी सत्ता को अन्य वर्ग मानने को तैयार नहीं होगा। देखिए दोबारा से पढ़ते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार अपने उत्तरदायित्वों को यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो भारत की शांति और कल्याण से संबंधित है किसी ऐसे वर्ग को नहीं सौंपेगी जिसकी सत्ता को कोई अन्य वर्ग मानने को तैयार ना हो। मीन्स देश के अंदर शांति,
पीस और कल्याण मतलब वेलफेयर से संबंधित कार्य किए जाएंगे। युद्ध के दौरान वॉइस रॉय की कल्याणी में कार्यकारिणी में कुछ भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, यानी जो भी कार्य किए जाएंगे, कोई डिसीजन लिए जाएंगे तो इंडियंस को भी शामिल किया जाएगा। और युद्ध संबंधी मामलों में भी राय लेने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें रियासतें के प्रतिनिधियों और महत्वपूर्ण भारतीयों को शामिल किया जाएगा। देखिए, एक तो जो हमारा इंडिया है वो किस तरह से डिवाइडेड है। एक तो है प्रिंसली स्टेट्स, जिसको हम रियासतें बोलते हैं, जिसमें कि राजा शासन चला रहे हैं। और एक होता है ब्रिटिश इंडिया, जिसमें ब्रिटिशर्स जो है वो शासन चला रहे हैं। तो ये दो तरह का इंडिया जो था वो विभाजित था। तो इस घोषणा में भी पूर्ण मांग जो थी स्वराज की वो स्वीकार नहीं की गई थी। और इस घोषणा के पश्चात क्या किया गया था, देखिए इसके पश्चात यह घोषणा युद्ध के बाद लागू होनी थी, लेकिन कांग्रेस की इस घोषणा को भी पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। इसके पश्चात व्यक्तिगत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम बोल सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो होता है, उसको शुरू किया गया कि जो भारतीय हैं वो उनकी जो भी एक तरह से ब्रिटिशर्स हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करें, या हम कह सकते हैं कि उनकी बात को ना माने। तो यहाँ पे देखिए कुछ समय के बाद क्या होता है कि जापान भी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। मीन्स जर्मनी की साइड से है जापान, और जापान ऐसी हालत कर देता है कि ब्रिटेन को खदाड़ते हुए, या हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो रंगून तक, म्यांमार तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देखिए जापान के युद्ध में शामिल हो जाने से मित्र राष्ट्र जो होते हैं उनकी स्थिति और बिगड़ती जा रही थी, और इसीलिए भारतीय राजनीति में जो एक डेडलॉक, एक गतिरोध जो पैदा हुआ था, उसको दूर करने के लिए भी ब्रिटिश सरकार जो थी अपना प्रयास कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस को अलो नहीं किया जा रहा था कि वो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में उतरे दूसरे विश्व युद्ध के अंदर। तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है। तो भारतीयों की जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ लिमिट तक प्रेशराइज किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखते हैं क्रिप्स के सुझाव क्या थे। अगस्त प्रस्ताव के बाद आता है क्रिप्स जो प्रस्ताव है। देखिए यहाँ पे है दीर्घकालिक प्रस्ताव और वर्तमान प्रस्ताव। दीर्घकालिक प्रस्तावों में ये कहा गया था कि युद्ध के पश्चात क्या होगा, संविधान सभा का मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया जाएगा, उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि भारत के लिए संविधान बनाएगी। युद्ध के पश्चात ही भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। औपनिवेशिक स्वराज्य यानी डोमेनियन स्टेटस जो होता है, स्टेट का दर्जा यहाँ पे दे दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा क्या था कि डोमिनियन का मतलब होता है कि आधा शासन तो इंडियंस को दे दिया जाएगा, और आधा कंट्रोल जो होता है फिर भी वो बना रहेगा ब्रिटिशर्स का। तो ये कहीं ना कहीं बात जो थी वो सूट नहीं कर रही थी, हम कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट चीज नहीं थी। तो युद्ध के पश्चात भारत के लोगों द्वारा निर्मित संविधान की कुछ शर्तों को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रांत नए संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे वो अपनी यथास्थिति जो होता है स्टेटस की, वो जिसको हम बोलते हैं कि एज इट इज अपनी स्थिति को रख सकते हैं। तो क्रिप्स के इन सुझावों को किसी भी राजनीतिक दल ने स्वीकार नहीं किया। तो भारत में विरोध के कारण 11 अप्रैल 1942 को सरकार ने स्वयं इन प्रस्तावों को क्या ले लिया, वापस ले लिया। फिर उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन की घोषणा। तो यहाँ पे देखिए मई 1945 में दूसरा विश्व युद्ध जो होता है वो समाप्त हो गया, और युद्ध के कारण इंग्लैंड में चुनाव तो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन युद्ध के बाद इंग्लैंड में चुनाव हुए, जिसमें जो लेबर पार्टी होती है मीन्स जो मजदूर दल होता है उसमें सफलता मिलती है। और लॉर्ड चर्चिल के स्थान पर लॉर्ड एटली जो होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लॉर्ड एटली जो कि भारत के बहुत बड़े समर्थक होते हैं,
वो चुने जाते हैं जो कि भारतीयों से सिंपैथी सहानुभूति रखते हैं और ये घोषणा करते हैं कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। और इसके साथ साथ ही भारत की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए एक मंत्रिमंडल का जो एक तरह से ग्रुप है वो भी भारत में भेजा जाएगा, जो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। तो 24 मार्च 1946 को यह मिशन जो होता है, मीन्स कौन सा, कैबिनेट मिशन जो होता है वो भारत आता है। और इस मिशन में भारत के विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं और अन्य नेता होते हैं उनसे बातचीत करने के बाद 16 मई 1946 को एक योजना जो होती है, प्लानिंग जो होती है वो पेश की जाती है, जिससे सभी राजनीतिक दल जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। और इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य ही शामिल होते हैं। इसलिए भारतीय जो हमारा संवैधानिक इतिहास है, इससे मंत्रिमंडल मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स यहाँ पे लॉर्ड एटली जो है प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि लेबर पार्टी से आते हैं, वो भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और अपने 3 जो बहुत ही विश्वसनीय और एक्सपीरियंसफुल जो तजुर्बेकार पर्सन होते हैं उनको भेजते हैं कि जाओ भारत में और संविधान सभा बनाने में हेल्प करो। तो यहाँ पे फाइनली भारतीयों की जो मेहनत होती है वो सफल हो जाती है। संविधान सभा की रचना की अगर हम बात करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कैबिनेट मिशन जो होता है इसके अंतर्गत जो संविधान सभा के सदस्य होते हैं उसकी संख्या जो होती है वो कितनी निश्चित की जाती है, वो निश्चित की जाती है 389, 389। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है देखो, 292, 292 जो होते हैं वो तो होते हैं प्रांतों से, मीन्स प्रिंसली स्टेट से। वो तो होते हैं प्रोविंसेस से, प्रांत हो जाएंगे जो प्रोविंसेस हैं। और इसके अलावा जो रियासतें होती, देसी रियासतें जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां से लिए जाएंगे। और 4 सदस्य जो है वो कैबिनेट प्रांत होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं ABCD, ये 4 प्रांत थे, यहाँ से आते हैं। ए से हो जाएगा अजमेर, बी से हो जाएगा बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर है, अजमेर जो है वो है राजस्थान के अंदर। सी से है कुर्द जो कि कर्नाटका में है, और डी से है दिल्ली जो कि हमारी कैपिटल भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। तो इस नंबर को आपने ध्यान रखना है। 389 मेंबर्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है 292 के अंदर और 93 के अंदर किया गया। देखिए इसमें से 4 जो होते हैं वो है आपके चीफ कमिश्नरीज, जैसे यूटीज होता है ना वैसे ही चीफ कमिश्नरीज हैं। तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रत्येक प्रांत को सामान्यतः नॉर्मली क्या रखा गया था, 10 लाख पे एक कैंडिडेट आता है जो कि क्या बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे। कई जगह तो इलेक्शन होते हैं और कई जगह मतलब हम कह सकते हैं कि विदाउट इलेक्शन अपनी मर्जी से, हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट जो होते हैं उन्हें सर्वसहमति से चुन लिया जाता है। तो देशी रियासतों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजने थे, परंतु उनके प्रतिनिधियों को चुनाव विधि निश्चित नहीं की गई थी। वही कई जगह पे इलेक्शन हुए, कई जगह पे नहीं हुए। तो निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य और देशी रियासतों के शासक चुनी हुई नियुक्त समिति द्वारा आपसी बातचीत उनकी होनी थी। तो यहाँ पे संविधान सभा के सदस्यों के 3 ग्रुप बनाए गए थे। पहला था सामान्य ग्रुप जो कि जनरल ग्रुप था, इसमें मुसलमान और सिख को छोड़कर शेष सभी लोग शामिल किए गए थे। फिर आते हैं मुस्लिम लोग जो थे, देखिए इसमें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार केवल मुस्लिम मतदाताओं को ही था, मीन्स मुस्लिम जो हमारे इलेक्ट्रोलेट होते हैं उनको था। और इस वर्ग में मुस्लिम वर्ग में थे 78 लोग। सिख अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो इस वर्ग में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार केवल सिखों को था। प्रतिनिधि यानी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और इसके लिए उनका जो स्थान था वो 4 का रखा गया था। तो भारत में प्रतिनिधियों के लिए चुनाव विधि जो होती है, देखिए संविधान सभा के लिए ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए ये व्यवस्था की गई थी, जिसमें
क्या था, सांप्रदायिकता के आधार पे था। सांप्रदायिकता क्या होती है, मीन्स जैसे हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी के बेस पे था, लाइक हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख अलग है, इस तरह से अलग अलग मतलब सांप्रदायिकता के आधार पे उन सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार ने वयस्क मताधिकार जो कि जिसकी एक पर्टिकुलर एज डिसाइड की गई है, और प्रत्यक्ष चुनाव जो होते हैं, लाइक जैसे हम चुनाव अभी पार्टिसिपेट करते हैं तो हम इलेक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में ये व्यवस्था भी की गई थी कि सदस्यों का चुनाव जो होता है अनुपातिक, यानी हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब उसके आधार पे हो, और एकल परिवर्तित चुनाव प्रणाली के आधार पर होगा। मींस जिसमें अलग अलग कैंडिडेट ए बी सी डी हो गए, तो उसमें प्रेफरेंस के बेसिस पे ये चीज ली गई थी। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि के चुनाव के लिए देखिए, भारतीय संविधान में रियासतों के प्रतिनिधि के संबंध में ये व्यवस्था की गई थी कि इनके प्रतिनिधि जो है वो जनसंख्या के आधार पे चुने जाएंगे। तो भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो निर्वाचित प्रक्रिया को निश्चित नहीं किया गया था। केवल ये व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों का एक समिति गठन की जाएगी। उसके बाद संविधान सभा का निर्माण जो होता है, देखिए मंत्रिमंडल योजना के कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल जो होते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, और संविधान सभा के जो चुनाव है जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। 296 सदस्यों में से 208 और मुस्लिम लीग को 73 और सिखों को 4 अन्य संगठन जो होते हैं, और निर्दलीय सदस्य को 11 एक तरह से सीट्स मिलती हैं। तो संविधान सभा में क्या होता है, मुस्लिम लीग के सदस्य कांग्रेस का इतना भारी जो होता है, एक तरह से मैंडेट हम कह सकते हैं, लोगों के द्वारा जो पसंद किए जाते हैं, तो ये चीज देख के उनको अच्छा नहीं लगता है। तो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं इसमें घबरा जाते हैं, और संविधान सभा के बहिष्कार के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी एक अलग संविधान सभा की मांग की गई। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने बार बार प्रयास किया कि मुस्लिम लीग जो होते हैं उसको संविधान सभा के अंदर उनको शामिल कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 3 जून 1947 को इस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान को पृथक मीन्स अलग संविधान सभा बनाने का निर्माण दिया जाता है। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा की रचना कैसे हुई है, देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के 324 सदस्य रह गए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मच, जिसमें से 235 प्रांतों के और 89 जो होते हैं वो रियासतों के थे, मीन्स ये प्रिंसिली स्टेट्स हो गई, एंड ये जो है ये प्रांत हो गए, प्रोविंसेस हो गई, जिसको हम बोल सकते हैं ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की स्थिति भी पूरी तरह से जो थी वो बदल गई थी। संविधान सभा पूर्ण रूप से प्रभु सत्ता संपन्न हो गया था। प्रभु सत्ता संपन्न मतलब सॉवरेनिटी जो हम कह सकते हैं, जिसमें वो खुद अपने डिसीजन ले सके। तो संविधान सभा बन के आ चुकी है। देखिए यहाँ पे 9 दिसंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1946 को संविधान सभा का उद्घाटन होता है, जिसमें एज में जो सबसे बड़े होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जो होते हैं उनको संविधान सभा का मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक तरह से अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन वो अस्थाई होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से उनमें एक तरह से अध्यक्ष की दौड़ जो होती है, या हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष के लिए स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं उनको चुन लिया जाता है 11 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा के अधिवेशन जो थे चलते रहे थे। अधिवेशन क्यों चल रहे थे, क्योंकि देश को किस तरह से हम और बेटर बनाए, अलग अलग कमेटीज का गठन किया गया था, और इसमें मुस्लिम लीग ने इन अधिवेशनों में जो भी सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उसमें पार्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे यही चीज बताई हुई है। देखिए उद्देश्य क्या थे,
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया था, जिसे कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। सबसे पहले क्या था, संविधान सभा जो है वो भारत को स्वतंत्र बनाएगी, लोकतांत्रिक बनाएगी और उसे और मजबूत करेगी, मीन संविधान निर्मित करने के लिए। दूसरा इसमें है कि ब्रिटिश भारत जो है वो वर्तमान भारत राज्यों के भूभाग और ऐसे अन्य भाग जो उस समय ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के क्षेत्र से बाहर है और जो प्रभु सत्ता संपन्न भारत में मिलने की इच्छा रखते हैं, वो सब आ सकते हैं भारत में। मीन्स एक तरह से उनको क्या दे दिया गया था, एक तरह से उनको वेलकम किया गया था, या हम कह सकते हैं कि एक यूं कहा गया था कि अगर वो भारत में मिलना चाहते हैं, जो रियासतें भारत का हिस्सा नहीं भी हैं, तो वो मिल सकती हैं। उन सभी भूभागों को जो भारतीय सीमाओं और अन्य सीमाओं के साथ निर्माण करते हैं और जो सब यत्र क्षेत्र या शासन और सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे, उन संघीय सरकार को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। राज्य को सभी शक्तियों और अधिकारों का स्रोत जनता रहेगी, मीन्स जनता को पावर दी जाएगी और भारत के सभी लोग न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पद, अवसरों की समानता, अपॉर्चुनिटी जो होते हैं उसकी इक्वालिटी रहेगी, कानून के समक्ष समानता यानी रूल ऑफ लॉ रहेगा, विचारों की अभिव्यक्ति रहेगी और ऐसा संविधान निर्मित किया जाएगा जिसमें अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी हो गई, बैकवर्ड क्लासेस हो गई, ट्राइब्स हो गई और भी जो दबे कुचले, हम कह सकते हैं कि जिनकी बात को नहीं सुना जाता, उन्हें भी प्राप्त सुरक्षा दी जाएगी। भारतीय गणतंत्र की अखंडता जो है वो कायम की जाएगी और उसको जल, वायु व स्थल संबंधी प्रभु सत्ता अधिकारों को दिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उन्हें लागू भी किया जाएगा। यह भारतवर्ष विश्व में अपना अधिकार और सम्मानित स्थान प्राप्त करके रहेंगे। ये सब चीजें जो थी ये शामिल की गई थी। अब बात करते हैं कि संविधान सभा की जो समितियां थी, मीन्स जो कमेटी थी, वो कैसे काम कर रही थी। तो संविधान सभा की जो कमेटी थी वो कार्यवाही का संचालन भी करती थी और नियंत्रण करने के उद्देश्य से इन कमेटियों का गठन किया गया था। तो टोटल 7 कमेटीज है। देखिए, संघीय शक्ति समिति यानी यूनियन पावर्स कमेटी है, प्रांतीय संविधान समिति है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और उसके बाद हम देख सकते हैं संघीय संविधान समिति है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की समिति यानी सेंटर और स्टेट के बीच में जो एक तरह से फाइनेंशियल रिलेशंस रहेंगे, मीन्स मनी से रिलेटेड, अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार संबंधी जो सलाहकार समिति रहेगी, चीफ कमीशन के रूप में प्रांत से संबंधित जो भी कमेटी रहेगी, और प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जो होती है, जितनी भी हमने अभी कमेटियां पढ़ी हैं 7, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, लाइक हम कोई घर बनाते हैं तो घर का एक मॉडल सा तैयार करते हैं कि यहाँ पे ये चीज होगी, यहाँ पे ये होगी, वही ड्राफ्टिंग कमेटी थी। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अय्यांगर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, बी आर मित्तर थे, डीपी खेतान थे। यहाँ पे बताया गया है कि एन माधव राव का मनोनीत उनको किया गया था, क्योंकि बी आर मित्तर जो थे वो मतलब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। इसके अलावा डीपी खेतान का देहांत हो गया था, उनके स्थान पे श्री टी कृष्णाचारी जी जो है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। और एक चीज और है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान को अपनाना। तो यहाँ पे देखिए, मसौदा समिति जो होती है, यहाँ पे संविधान जो होता है वो बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम हमारे पास संविधान आता है, 315 अनुच्छेद होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, 8 अनुसूचियां होती हैं। करंटली अगर हम बात करें तो 448 आर्टिकल्स हैं
और इसके अलावा जो हमारे अनुच्छेद अनुच्छेद जो है, शेड्यूल्स जो हैं, वो हो चुके हैं अब 12। तो मसौदा संविधान के विषय में जनता, प्रांतीय विधानमंडलों और अन्य संस्थाओं से भी विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। तो लगभग तैयार होके जो हमारा एक तरह से देखिए तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, मीन्स संविधान दिवस बनाया जाता है। तो देखिए हमारा संविधान तो 26 नवंबर को बन के पूरा हो गया, लेकिन फिर भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया था? क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी घटना है। वो क्या है कि कांग्रेस के द्वारा 1929 को क्या होता है, देखिए यहाँ पे लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की जाती है। और इसी दिन को ही यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया था हमारा संविधान। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही स्वराज्य दिवस बनाया गया था और स्वतंत्रता जो होती है पूर्ण स्वराज्य के रूप में बनाया गया था। और इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को बनाते हैं। उसके बाद देखिए संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन होता है वो 24 जनवरी 1950 को। और इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, जो कि आते हैं बिहार से, उन्हें सर्वसहमति से चुन लिया जाता है। और यहाँ पे हमारे गणतंत्र का मतलब हमारे भारत का जो गणतंत्र है वो एक तरह से राष्ट्रपति जो होते हैं यहाँ पे उनको चुन लिया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू भी हो जाता है इस तरह से। और अगर हम बात करते हैं हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए कितना टाइम लगा था, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। टोटल अधिवेशन कितने हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो 11 हुए थे यहाँ पे। और अगर हम देखें कि टोटल खर्चा कितना आया था, वो आया था 26 लाख रुपए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है उसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे, जबकि कनाडा के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने। अलग अलग यहाँ पे बताया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान को 1 वर्ष में बनाया गया था। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, जो कि काफी हैंडी है, काफी हाथ में भी हम ले जा सकते हैं उसको कहीं पे भी, तो वो 4 महीने में बन के तैयार हो गया था। तो इसके अलावा भारत का जो संविधान है वो सबसे विस्तृत संविधान है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। एंड इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।